नमो नारायण। अगर आप एक वायुयान की दिशा को कुछ डिग्री घुमा देते हैं तो जहां उसे पहुंचना है, जब वो लंबा चलेगा तो उससे कई मीलों दूर वो पहुंचेगा, यानी कि सही स्थिति में नहीं रहेगा, सही स्थान पर नहीं पहुंच सकेगा थोड़ी सी दिशा को बदलने से ही। इसी प्रकार से आपके जीवन की दिशा जब बिल्कुल ठीक रहती है तभी आप अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा मेहनत करने के बाद भी आप सही स्थान पर नहीं पहुंचेंगे। आपके जीवन की दिशा का निर्धारण क्या करती हैं? आपकी आदतें। और आपकी आदतों में भी जो सबसे अग्रगण्य है वो है आपका रूटीन क्या है, आपकी दिनचर्या क्या है। हमारे पूर्व भारत में अगर हम बात करते हैं तो दिनचर्या पर विशेष ध्यान दिया जाता था और एक फिक्स दिनचर्या हमारे विद्यार्थियों की, ब्रह्मचारियों की होती थी, जिससे कि पूरे जीवन पर उसका प्रभाव रहता। जब वो गुरुकुल छोड़ते उसके बाद भी अपने जीवन में वो उन नियमों को ला करके निश्चित रूप से रखते थे जो उन्होंने पिछले अपने जीवन में एक लंबे समय तक उनका पालन किया है। तो अगर दिनचर्या ठीक है तो सब कुछ आपके जीवन का ठीक हो जाता है, बड़ी व्यवस्था बन जाती है। और इसी दिनचर्या को आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। ये मैं कोई आज की मात्र बात नहीं कर रहा हूं, हजारों वर्षों से जिन चीजों का पालन हमने किया है उन्हीं को मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये बात ध्यान रखें कि ये दिनचर्या आपको स्वास्थ्य भी देगी, सफलता भी देगी, एकाग्रता भी देगी। ये विद्यार्थियों के लिए भी बेहतर है और अगर आपको ब्रह्मचर्य में स्थित होना है ये उसके लिए भी निश्चित रूप से बेहतर है। तो सभी लक्ष्यों की सिद्धि के लिए ये महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है आपके लिए, ऐसा समझें। और अब ध्यान से एक एक बिंदु को आप समझते जाएंगे। तेजी से मैं सारी चीजें आपके सामने रखता हूं। आगे बढ़ने से पहले एक संकेत ये कि इस मार्गदर्शन से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उनके उत्तर आपको व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त होते रहेंगे। तो आप इन दोनों स्थानों पर अवश्य जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में इन दोनों ही स्थानों के लिंक आपको दे दिए जाएंगे। हम सुबह से शुरू करते हैं। सुबह यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का समय, इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। ये केवल मैं आपको कहीं पढ़ी पढ़ाई बात नहीं कह रहा हूं, मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं कि अगर अभी भी हमें कोई बहुत प्रोडक्टिविटी वाला काम करना होता है, बहुत कठिन कोई कार्य है या फिर हमें कोई बड़े निर्णय लेने हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि इन कार्यों को हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही करें, क्योंकि उस समय पर आपकी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स रिलैक्स होती है, आपका दिमाग रिलैक्स होता है। ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है डिसीजन मेकिंग में, एकाग्रता को बनाए रखने में ये ही काम करती है। तो अगर आप संध्या में किसी काम को कर रहे हैं जो बड़ा मुश्किल है तो उसको उतनी गुणवत्ता से आप नहीं कर सकते हैं जितना आप ब्रह्म मुहूर्त में उस काम को कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय कोई बाहरी डिस्टरबेंस नहीं होता है, एकाकी आप होते हैं तो आप अपने ऊपर ध्यान दे पाते हैं, जिससे कि अगर कोई साधना आप कर रहे हैं तो उसमें भी मैं ये नहीं कहूंगा कि थोड़ा बहुत 2 गुना 3 गुना अधिक प्रभाव आपको मिलेगा और एकाग्रता आपकी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो ये ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष है। साथ ही ब्रह्म मुहूर्त के समय में सतोगुण प्रधान रहता है, जिससे कि कोई भी साधना अधिक फलीभूत होगी और मन शांत रहेगा। साथ ही रात्रि 2 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक का जो समय होता है ये प्रधान होता है, यानी कि वायु इसमें बढ़ी हुई होती है। और वायु का जो गुण होता है वो है निष्कासन, आगे बढ़ाना, बाहर निकालना शरीर से। तो जो मल हैं आपके वो ठीक तरीके से शरीर से बाहर तब जाएंगे जब आप सुबह 6 बजे से पहले पहले का जो समय है उसको प्रयोग करेंगे और अपने शरीर को डिटॉक्स करेंगे, मलों का निष्कासन होगा। अन्यथा फिर कॉन्स्टिपेशन है, समस्या हो रही है, अलग अलग तरीके की दिक्कतें हैं, ये सारी स्थितियां बनती हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय का ऐसा महत्व है। अगर इसके समय की बात करें ये कब से कब तक होता है तो कहा गया है कि 1 घंटा 36 मिनट पहले का समय सूर्य उदय होने से ब्रह्म मुहूर्त का आप समझें। लेकिन मैं यहाँ पर एक संकेत और कर दूं कि गर्मी के मौसम में तो ये समय लगभग 4 बजे के आसपास का बैठता है, लेकिन सर्दी में क्योंकि सूर्य उदय देर से होने लगता है तो ये समय 4:30 या 5 बजे तक का बैठ सकता है। तो अगर सर्दी के मौसम में आप 4:30 से 5 बजे के बीच उठते हैं तो ये भी ठीक है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं, इससे भी आप फिर अच्छे लाभ ले सकते हैं। और गर्मी के मौसम में फिर निश्चित रूप से आपको 4 बजे उठ करके अपना पूरा रूटीन और सारी चीजों का पालन करना है। तो इस प्रकार से हम ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ऐसा आप समझें। यहां से हमने शुरुआत की। दूसरी बात क्या आती है कि सुबह उठते ही जैसा विचार आपका होगा, इस तरीके से समझें कि आपने उस तरीके की कमांड अपने आप को दे दी, जिस तरीके की वृत्ति में आप उठेंगे पूरे दिन पर उसका प्रभाव रहेगा। तो पहला विचार जो दिन का होना चाहिए वो होना चाहिए प्रभु नाम, धन्यवाद, एक और दिन मुझे मिला, एक और अवसर मिला, इसको मैं पूरी ऊर्जा से व्यतीत करूंगा, समय को मैं नष्ट नहीं करूंगा। मैं आज अपने जीवन को और सार्थक बनाने की और अपने आप
आपको और योग्य बनाने की कोशिश करूंगा या करूंगी, इस तरीके का पहला विचार होना चाहिए। दूसरा विचार होना चाहिए आपके लक्ष्य से संबंधित, जहां आप जाना चाहते हैं, जो आपका उद्देश्य है जीवन में, उसको एक बार जरूर आपको अपने मन में लेकर के आना है और संकल्प करना है कि मैं इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए जो भी संभव प्रयास आज हो सकेंगे वो करूंगा। ये दो विचार अगर आपने पहले उठते ही किए तो ये आपको एक कमांड दे देंगे कि दिन भर आपको कैसे व्यतीत करना है इस पूरे दिन को। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी बात हुई। फिर आप दाईं करवट लें, दाईं करवट लेके आराम से आप उठें, एकदम से झटके से नहीं उठेंगे, आराम से आप उठेंगे, उठ करके बैठें और कुछ गहरे सांस लें। उसके बाद आप भूमि को वंदन करें। स्क्रीन के ऊपर जो ये श्लोक आ रहा है इसको आप बोलेंगे और उसके बाद अपना वो पैर भूमि पर रखें जो स्वर आपका चल रहा हो। ये स्वर विज्ञान के अंतर्गत आता है, इसको हम विस्तार से कभी भविष्य में आपको बताएंगे। अभी ये समझें कि वो पैर भूमि पर रखें जो स्वर आपका चल रहा है, दाईं नासिका या फिर बाईं नासिका। इसके बाद आप उठ जाएंगे और देखें आपके क्या आपको प्यास लगी हुई है। अगर आपको प्यास नहीं है तो आपको सुबह पानी बहुत अधिक पीने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा कुछ घूंट पानी पी सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्यास है तो उसके अनुसार 1 गिलास 2 गिलास जल आपको ग्रहण करना है। और जो सुबह का ये जल ग्रहण करना है ये आपको ऊकड़ू बैठ करके ही करना है, इस बात का ध्यान रखें। दिन भर में आप कुर्सी पर बैठ करके जल ग्रहण करते हैं, ठीक है, लेकिन सुबह का जो पानी है वो ऊकड़ू बैठ करके ही पिए, क्योंकि ऐसे बैठ करके पानी पीते हैं तो आपके इंटेस्टाइन का स्थिति बनती है ऐसी कि मल जो है वो नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है तो इसके बाद आपको क्या करना है, 3 आसन हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्र आसन। योग में इसे टीटी के क्रिया के नाम से जाना जाता है, ये विख्यात है। इसके बारे में हमने सनातन हठ योग पर मार्गदर्शन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे। ये आप कर लेते हैं मल त्याग करने से पहले तो बहुत अच्छा है, इससे आपका पेट अच्छे से साफ होगा और कॉन्स्टिपेशन की समस्या जानी शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपको शौच आदि से निवृत्त होना है, यानी कि आपको फ्रेश होना है। ध्यान रखें कभी भी अपने फोन का प्रयोग करते हुए मल त्याग आपको नहीं करना है। इसका कारण यह है कि आप फोन स्क्रॉल करते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है बहुत अधिक, और जो रिलैक्सेशन चाहिए था, क्योंकि जब नर्वस सिस्टम रिलैक्स होगा तो जो आपका रेक्टम है, जो आपकी इंटेस्टाइन है, वो भी सही तरीके से मूवमेंट कर पाती है और मल बाहर जाता है। लेकिन अगर आपने दिमाग को बहुत एक्टिव रखा तो आपकी इंटेस्टाइन और जो पूरी स्थितियां हैं वो भी एक तरीके से इरिटेट रहती हैं और मल बाहर ठीक से नहीं आ पाता है। तो फोन का प्रयोग शौचालय में आपको नहीं करना है, ये बात आपको निश्चित रूप से ध्यान रखनी होगी। अब शौच आदि से निवृत्त होने के बाद आगे आता है दंत धावन, यानी कि दांतों को अपने साफ करना है। एक हमें इस पूरी दिनचर्या में चैलेंज लेना है कि हम किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। टूथपेस्ट जो आप प्रयोग करते हैं उसमें भी कई हार्मफुल केमिकल ऐसे होते हैं जो कि आपके दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं और कई तरीके की समस्याओं का कारण भी बनते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो आपकी स्किन से निरंतर एब्जॉर्ब होते रहते हैं। तो आपको कोशिश करनी है या तो दातुन का आप प्रयोग करें या फिर आप दंत मंजन आते हैं आयुर्वेदिक, जो पाउडर फॉर्म में आते हैं, उनको लेकर के उनसे उंगली से या फिर ब्रश से भी कर सकते हैं, उनका प्रयोग करें। लेकिन केमिकल युक्त चीजों का प्रयोग आपको नहीं करना है। जो अच्छे दंत मंजन होंगे वो हम डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे या फिर हम टैग करवा देंगे वीडियो के साथ, जिससे कि आपको सुविधा रहे। साथ ही छोटा सा संकेत ये है कि अगर आप उंगली से अपने दांतों को साफ करते हैं तो जो मसाज आप मसूड़ों के ऊपर करते हैं, इससे मसूड़ों की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और आपके दांतों की जड़ें मजबूत रहती हैं। जो हमारा बंधु हर हफ्ते 3 दिन कम से कम उंगली से अच्छे से दांतों को साफ करेगा, चाहे उसके बाद ब्रश का प्रयोग भी कर ले, लेकिन उंगली से जरूर करें, तो उसके दांत हमेशा अच्छे रहेंगे, या पक्का समझे। इसके बाद आपको व्यायाम करना है। अगर व्यायाम में आप कहेंगे कि हमारा पहले से अभ्यास नहीं है या हमें पता नहीं है कि कौन कौन से अभ्यास करें, तो मैं एक संकेत करता हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें लिखा है 10 आसनों के अभ्यास। ये आपको 10 आसन पहले करने हैं। फिर एक वीडियो मिलेगी 5 प्राणायाम के अभ्यास। ये 5 प्राणायाम आपको करने हैं। उसके बाद तीसरी वीडियो आपको मिलेगी ध्यान के लिए। आंखें बंद करके बैठना है, अपने फोन में वो मार्गदर्शन चला लेना है और उसके अनुसार आपको ध्यान करना है। शुरुआत अगर केवल यहां से करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, फिर धीरे धीरे आपकी समझ बढ़ती रहेगी। सनातन हठ योग चैनल पर आप जुड़े, वहां पर निरंतर मार्गदर्शन होता रहता है, तो आप अच्छे से योग को भी समझ जाएंगे। लेकिन शुरुआत यहां से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको योग अभ्यास से जुड़ना है, सरल तरीका रहेगा। फिर जैसे ही आप अपने व्यायाम पूरे करते हैं, व्यायाम करने के बाद
अब सूर्य इतना उदय हो जाएगा कि वो थोड़ी सी लालिमा लिए होगा, यानी कि हल्का लाल होगा और वो थोड़ा थोड़ा उदय हो चुका होगा। अब इस समय पर जो सूर्य होता है ये बिल्कुल सुरक्षित होता है धूप लेने के लिए, किरणें लेने के लिए और साथ ही त्राटक के लिए भी। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुरंत आप सूर्य त्राटक करना शुरू करें। 1 महीने तक आपको करना यह है कि किसी भी एक वस्तु को देखना शुरू करें। जैसे हमारे सामने अभी एक कैमरा है, इसको मैं अगर देखता हूं और एकटक देखता हूं, पलक नहीं झपकाता हूं अपनी और निरंतर देखे जाता हूं जब तक आंखों से आंसू ना आ जाएं, तो ये त्राटक का साधारण अभ्यास है। तो इस तरीके का अभ्यास आपको किसी भी वस्तु पर कर लेना है और इसके 1 महीने के अभ्यास के बाद आप सूर्य पर त्राटक करना शुरू कर सकते हैं। सूर्य पर एकटक अपनी दृष्टि को बनाए रखेंगे, निरंतर देखते रहेंगे। जब आंखों से आंसू आने लगे, पानी बहने लगे तो आंखें बंद करेंगे, फिर से कुछ समय के बाद फिर आंखें खोलेंगे और फिर से सूर्य को एकटक देखेंगे। जब सूर्य ऊपर आ जाए, बहुत उग्र हो जाए, तब उसको नहीं देखना है, नुकसानदायक होगा, लेकिन उदय होते हुए सूर्य को देख सकते हैं। तो व्यायाम के बाद आपको करना क्या है? सूर्य त्राटक का अभ्यास आपको करना शुरू करना है और अगर आपने ये किया तो आपकी सर्केडियन रिदम बेहतर हो जाएगी, आप तुरंत ऊर्जा से भर जाएंगे, नींद सही समय पर आएगी, आंख अपने आप सही समय पर खुलेगी, आंखें हमेशा बेहतर रहेंगी, अनेक लाभ आपको मिलने वाले हैं। तो ये सूर्य त्राटक का अभ्यास व्यायाम के बाद आपको करना है। इसके बाद आपको स्नान करना है, अभ्यास के बाद स्नान करना है। अब कई प्रश्न होते हैं कि क्या हम योग अभ्यास करने से पहले स्नान करें? कर सकते हैं, निश्चित रूप से ये अच्छा है, लेकिन फिर आपको 2 बार स्नान करना होगा। अगर आप 2 बार स्नान करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अन्यथा व्यायाम करने से पहले आप अपने हाथों को धोएं, पैरों को धोएं, अपने मुंह को आपने साफ कर लिया, आंखों को आप धो लें और उसके बाद भी आप अच्छे से अपना व्यायाम कर सकते हैं और व्यायाम के बाद स्नान कर सकते हैं। स्नान कैसे करना है? स्नान का विधान किया जाता है हमारे यहाँ पर घर्षण स्नान, यानी कि अपने शरीर को पहले ऐसे रब करना होता है, ड्राई रब करना होता है। तेल भी कोई प्रयोग कर सकते हैं सप्ताह में 1 बार। तिल का प्रयोग करते हैं तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये वातनाशक होता है और शरीर को मजबूती देता है। तो तिल का तेल आपने सप्ताह में 1 बार प्रयोग कर लिया और सामान्यतः नहाने से पहले आपको सूखा ऐसे ड्राई ही अपने शरीर का घर्षण करना है। ऐसे आप करते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है, मसल्स की रिकवरी बेहतर हो पाती है और आपका एक सिस्टम होता है लिम्फेटिक सिस्टम, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम भी बेहतर होना शुरू होता है जो आपके शरीर को डिटॉक्स करने का काम करता है। तो ये अनेक लाभ आपको इस घर्षण से ही मिलते हैं। घर्षण करने के बाद आपको स्नान करना है। जैसे हमने पीछे चैलेंज लिया कि हमें किसी केमिकल का प्रयोग नहीं करना है, तो नहाते हुए आपको उबटन का प्रयोग करना है। एक तो उबटन बनाने की विधि आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। शैम्पू का प्रयोग करना है तो वो भी आप अपने आप बना सकते हैं। शैम्पू बनाने का तरीका पहले वीडियो में बताया है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आपको इस तरीके से अपने शरीर को और अपने बालों को साफ करना है। तो इस प्रकार से आपने अब स्नान कर लिया। अब स्नान के बाद आपको करना है आहार, सुबह का आहार। अब सुबह का आहार कैसा होना चाहिए? योगी का और साधक का आहार ऐसा बताया गया है कि पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम। पुष्टम शरीर को पुष्ट करने वाला होना चाहिए, सुमधुरम उसमें मीठा रस होना चाहिए, स्निग्धम उसमें जो चिकनाई है ना, जैसे देसी घी का प्रयोग आप कर रहे हैं, तेल का प्रयोग कर रहे हैं तो स्निग्धता भी होनी चाहिए। और कहा गव्यम, यानी कि गाय से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ हैं, दही का प्रयोग, दूध का प्रयोग आदि आप कर सकते हैं। दूध से बनी वस्तु का प्रयोग भी आप प्रातःकाल आहार में कर सकते हैं, तो ये आपके लिए हितकर होगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपको बहुत रूखा सूखा आहार लेना है, बिल्कुल आपको कम खाना है। अपनी आवश्यकता के अनुसार, शरीर की जो आवश्यकता है उसके अनुसार खाएंगे, तभी धातु पुष्ट रहेंगे और तभी एक युवा बेहतर मजबूत दिखेगा भी। तो आहार संभवम वस्तु रोगाश्य आहार संभवा, आहार से ही शरीर का निर्माण हुआ है, आहार के बिना शरीर को बेहतर नहीं रखा जा सकता। तो आहार आपको अच्छे से लेना है। बस ध्यान यहां पर क्या रखना है, ये भी हमारा एक चैलेंज है कि किसी भी डब्बा बंद चीज का, प्रोसेस्ड फूड का या फिर फास्ट फूड का हम प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। अब से हमें बिल्कुल बंद करना है और घर पे बनी हुई सारी ही चीजें बेहतर हैं। बस वो इस ध्यान में रख के इस बात को बनाई जा रही है कि वो विरुद्ध आहार आप ना कर रहे हो। बाकी आपके लिए
बिल्कुल ठीक है घर के सभी आहार। कुछ अगर आप तला हुआ भी कभी आपका खाने का मन है, आप पराठा या कोई पूरी वगैरह खा रहे हैं, कोई बाधा नहीं है, बस घर का सात्विक होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद आपके दिन की अब शुरुआत होती है और दिन की शुरुआत में मैं कहूंगा कि आपको पूरे पुरुषार्थ के साथ अपने काम को करना है, संकल्पबद्ध होकर के काम को करना है। और एक छोटी सी टिप मैं देना चाहूंगा कि अगर आप अपने पूरे दिन को एक पेपर के ऊपर लिख लेते हैं, टू डू लिस्ट बना लेते हैं, तो आपके दिमाग के ऊपर से बहुत बर्डन कम हो जाता है। अगर आपके पास एक पूरे दिन की लिखित व्यवस्था नहीं है तो आपका दिमाग बहुत भटकेगा कि मैं ये करूं, ये पहले करूं, ये हो गया है, नहीं हो गया। अगर लिखित रूप में सब कुछ है तो आपको पता होगा कि क्या क्या चीजें मैं अब कर चुका हूं और एक सेटिस्फेक्शन होगा। एक एक चीज को जब आप टिक करते जाएंगे, मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो उससे एक मानसिक शांति आएगी कि मैं अपने दिन को सही से बिता रहा हूं। जो हमारा बंधु वर्ष के अंत में अपने पूरे साल के एक एक दिन में उसने क्या किया ये दिखा सकता है ना लिखित रूप में, मैं कहता हूं कि वो साल उसके लिए निर्णायक होगा और उसका जीवन बदलने वाला होगा। तो आपको टू डू लिस्ट बनानी है, पूरे दिन में आप क्या कर रहे हैं ये लिखित रूप में आपके पास होना चाहिए। एक बात और याद आती है पूरे दिन के विषय में ही, मैं कहता हूं कि आपके जीवन का वास्तविक बदलाव वहां छिपा हुआ होता है जिस काम को आप टाल रहे होते हैं। थोड़ा सा ध्यान दो इस बात पे, जिस काम को टाल रहे हो वास्तव में उस काम से ही जीवन बदलना है। तो जो चीजें आपको बहुत कठिन लग रही हैं, जिनको करने का मन नहीं हो रहा है, जिसमें अपने ऊपर संदेह हो रहा है ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उनको करना शुरू करो। क्योंकि इससे अगर हम साइंटिफिक वे में देखें तो आपके दिमाग का एक हिस्सा होता है एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स, ये विकसित होता है। और ये हिस्सा तभी विकसित होता है जब आप ऐसा कोई काम करते हैं जिस काम को करने का आपका मन नहीं होता या आपको वो बहुत मुश्किल लग रहा है, उस काम को मन के विपरीत जाकर के जब आप करते हैं तो ये हिस्सा विकसित होता है। और अगर ये विकसित हो जाता है तो विपरीत परिस्थितियों में आप बहुत मजबूती से किसी भी काम को निर्णय लेकर के कर सकते हैं और आपका व्यक्तित्व बहुत मजबूत और बेहतर हो जाता है। तो उन कामों को करना है जो बदलाव ला सकते हैं, भले ही आपको उनसे डर लगता हो। दिन भर इस बात का आपको ध्यान रखना है, समय को बचाना है, क्योंकि समय के अंदर ही सब कुछ बंधा हुआ है। तो समय को बचा करके सार्थक दिशा में उसका प्रयोग करते जाना है। एक तपस्वी की तरह उस व्यक्ति का जीवन होना चाहिए जिस व्यक्ति को अपने जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, लक्ष्य सिद्धि चाहिए, उसका जीवन ऐसा होना चाहिए। तो दिन भर आपने पूरी ऊर्जा के साथ काम किया और ब्रह्मचर्य का पालन किया, अपनी दृष्टि को पवित्र रखा। ब्रह्मचर्य के विषय में विस्तार से हमने पहले बात की है, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में साझा करवा दूंगा। ब्रह्मचर्य की अवधारणा सभी हमारे युवक को, युवती को पता होनी चाहिए और इसका पालन हमें करना है। तो ये हमने यहाँ तक पूरे दिन को अपने व्यवस्थित करके आगे हम बढ़े। अब बात आती है दोपहर के आहार की। तो दोपहर का आहार आपका अच्छा होना चाहिए। इसमें आप चावल, रोटी, आप राजमा आदि, आप दालें, दही का प्रयोग, कभी पनीर का प्रयोग आपने कर लिया, इस तरीके से पूर्णता एक आप आहार में लेकर के आओ, अच्छे से आहार लो आप, ये बिल्कुल ठीक है। साथ में कोई सलाद आपने मूली, खीरा आदि, गाजर आदि का प्रयोग कर लिया, ये भी अच्छा है। अब अगर आपको दोपहर के और संध्या के बीच में अगर आहार लेने की आवश्यकता लगती है तो आप ले सकते हैं। उसमें मखाना ले लिया, मूंगफली ले ली, किसी ड्राई फ्रूट आपने ले लिया, ड्राई फ्रूट का कोई लड्डू आपने तैयार कर लिया, वो ले लिया। इस तरीके से आप बीच में कुछ सूक्ष्म हल्का आहार ले सकते हैं और आप फलाहार भी कर सकते हैं। जैसे सुबह से दोपहर के बीच में भूख लगी तो आप एक समय दिन में फलाहार करें, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इसके बाद बात आती है संध्या के आहार की। तो संध्या के आहार के दो ही नियम प्रमुख हैं। पहली बात है कि सूर्य के अनुसार हमें चलना है। सूर्य जब अस्त हो जाते हैं तो उसके बाद जो आपके शरीर में काम करने वाली अग्नियां होती हैं, धातु अग्नि, महाभूत अग्नि, जठराग्नि, वो मंद होनी शुरू हो जाती हैं, कमजोर होने लगती हैं। और अगर सूर्यास्त के बाद बहुत हैवी आहार लिया जाएगा, आप पक्का समझे ना आपकी नींद बेहतर होगी, रिकवरी बेहतर नहीं होगी, बीमारियां बढ़ने लगेंगी, शरीर में गंदगी बढ़ने लगेगी, अनेक रोग आने लगेंगे। और अनेकों रोगों का कारण आज ये भी है कि व्यक्ति 12 बजे तक आहार कर रहा है। मैं तो देखता हूं कि शहरों में जो रेस्टोरेंट हैं, जो आपके स्टॉल लगी हुई होती है, उन पे भीड़ लगी रहती है और सारे स्पाइसी और जो गलत प्रकार का आहार है वो खा रहा है व्यक्ति। आप सोचते हैं कि आपका स्वास्थ्य और जीवन बेहतर हो जाएगा, आपका मन बेहतर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आहार हमें सूर्य अस्त होने के बाद कुछ ही समय के अंदर कर लेना है। 6 से 7 बजे के बीच आपका आहार हो जाना चाहिए। आहार में सोने में 3 घंटे का समय हमें बीच में चाहिए ही चाहिए। पहली बात ये हुई। दूसरा नियम ये है कि हल्का आहार लो, सुपाच्य आहार लो और आवश्यकता से कम खाओ।
जब आपको लगे कि मैंने 3 रोटी खा ली है या 2 रोटी खा ली है, मैं 3 खा सकता हूं, तो आपको 3 नहीं खानी है, 2 खा ली और लग गया है कि बस ठीक है अभी, तो वहां रुक जाना है। इस बात का ध्यान रखना है। संध्या का आहार करने के बाद क्या करें? संध्या के आहार के बाद आपको वज्रासन में बैठना है 10 मिनट तक। 10 मिनट तक वज्रासन में बैठ करके गहरी सांस आपको लेनी है। हमने अलग से सनातन हठयोग पे एक मार्गदर्शन किया था कि आहार के बाद ये योग और प्राणायाम क्या कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो आप देख सकते हैं। तो आपको कमर गर्दन सीधी करके बैठ करके 10 मिनट वज्रासन में ऐसे सांस लेनी है और उसके बाद आप 100 कदम चल सकते हैं चाहें तो। 100 कदम चलते हैं, उसके बाद हल्की गति से, बिल्कुल ठीक रहेगा आपके लिए। तो ये आपका आहार का, संध्याकालीन आहार का पूरा नियम हो गया। संध्याकालीन आहार के बाद आपको अपनी किसी स्किल के ऊपर काम करना है जिसमें आपकी रुचि हो। दिन भर अगर हमारे विद्यार्थी हैं, उन्होंने अपने अपने विषय से संबंधित चीजें पढ़ ली, अब मैं कहता हूं कि अपनी एक स्किल को भी ऐसा तैयार करके रखो कि भविष्य में कभी ऐसा लगे कि जिस दिशा में हम पढ़ रहे थे, काम कर रहे थे, वहां नौकरी में नहीं लग रही है, सफलता नहीं मिल रही है, तो आपके पास कोई एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जिस पर आप काम करके कभी भी अपने आप को मजबूत बना लो, कभी भी आप आर्थिक रूप से संपन्न हो जाओ। तो उस स्किल को पकड़ें और उसके बारे में जानकारी अर्जित करना शुरू करें। 1 घंटा 1.5 घंटा आपको संध्या के आहार के बाद किसी स्किल के ऊपर काम करना है, कोई उससे संबंधित पुस्तक पढ़नी है। उसके बाद आपको थोड़ी देर स्वाध्याय करना है, भले ही 15 मिनट कोई अधिक तो नहीं है। आप चाहे 1 श्लोक पढ़ो, चाहे 2 श्लोक पढ़ो, श्रीमद् भगवद गीता के आपको 2 श्लोक पढ़ने हैं। संस्कृत नहीं आती है तो केवल व्याख्या पढ़ो, केवल अर्थ पढ़ो, ध्यान रखना। और साधक संजीवनी एक बड़ी ही अमूल्य ग्रंथ आता है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो आपको मंगवा लेना है और इसका स्वाध्याय करना शुरू करना। मैं कहता हूं कि आपका जीवन बदल जाएगा, दृष्टिकोण बदल जाएगा, एक नवीनता आ जाएगी, एक बल मिल जाएगा। जैसे कहते हैं कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। तो निर्भय हो जाता है व्यक्ति जब परमात्मा का आलंबन, सहारा उसे मिल जाता है। तो साधक संजीवनी का 1 या 2 श्लोक प्रतिदिन पढ़ना है, ये आपको रूटीन बनाना है। बस यहां तक इतना करने के बाद अब बारी आ जाती है आपकी, बिल्कुल सोने के लिए आप जाते हैं और अपने बिस्तर पर आप जाते हैं। बिस्तर पर जाने से पहले बस एक काम और करना है कि आंखों को आप सामान्य ताजे पानी से एक बार धो लें। और धोने के बाद करना क्या है, त्रिफला आदि घृत एक औषधि आती है, इसमें घी के साथ त्रिफला का योग किया जाता है। अब इसकी थोड़ी सी मात्रा आपको लेनी है और अपनी आंख में लगा लेनी है। आंख में धीरे से पिघल जाएगा और इसको ऐसे ही आप रहने दें। आंसू के साथ जो हल्की सी आपको जलन महसूस हो सकती है, आंसू के साथ ये बाहर आना है, जितना आ जाएगा आंखों को पोंछ लें। आंखों के लिए अमृत का काम करेगा त्रिफलादि घृत, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसका प्रयोग करने के बाद अपने बिस्तर पर चले जाएं और बिस्तर के पास में ही एक छोटी सी बोतल आपको रखनी है जो होगी अणु तेल की। ये अणु तेल आपको लेना है और अपने बिस्तर से बिल्कुल कोने पे आकर के एक तकिया वहां पर रख लें और अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लटका लेंगे। बिस्तर से पीछे की तरफ अपनी गर्दन को थोड़ा सा लटका लेंगे और उस तरीके की स्थिति में आकर के 3-4 बूंद इस नाक में, 3-4 बूंद इस नाक में अणु तेल की आपको डालनी है। इसे प्रतिमर्श नश्यई आयुर्वेद में कहा गया है और इसका प्रयोग आप निरंतर कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। इस प्रकार समझें, अणु तेल का प्रयोग करेंगे तो साइनस की समस्या है, कोई एलर्जी है, आपके मस्तिष्क के लिए, स्मृति के लिए बेहतर है, बालों के लिए ये बहुत बेहतर है। अनेक लाभ आपको इसके मिलेंगे। किसी को खर्राटे बहुत आते हैं, इस तरीके की समस्या है, उसके लिए भी ये उपयोगी होगा। तो ये एक नियम बनाएं कि अणु तेल की 3-3, 4-4 बूंदें आपको नाक में डालनी है और आपको लेटना है। हल्का सा ये जलन कर सकता है नासिका में, उसे सामान्य समझें, वो इसके एक प्रभाव और लाभकारी गुण ही है, ऐसा समझें। तो बस इतना करके आपको फिर लेटना है और लेट करके अब आपको फोन का प्रयोग नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा आपको सो जाना है। अगर आपको नींद नहीं आती है तो सोने से पहले भी आप कुछ अभ्यास कर सकते हैं, वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप भ्रामरी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, इस तरीके के कुछ प्राणायाम है जो कर सकते हैं सोने से पहले अगर नींद नहीं आती है। नींद अच्छी है तो बस आपको लेटना है और सोना है। बाईं करवट लेकर के आप सोएंगे, ये अच्छा होगा। यहां पर मैं 2-3 चीजें और ऐड ऑन कर देता हूं। दिन भर में 3 लीटर पानी पीना है आपको, जो कि आराम से बैठ करके घूट घूट करके पीना है। इससे आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं वो सक्रिय होते हैं, सलाइवा पानी में मिलता है और आपका पाचन मजबूत होता है। भोजन के बाद पानी ना पिएं, भोजन के पहले थोड़ा सा गुनगुना पानी 4-5 घूंट ले सकते हैं, इससे अधिक नहीं। और आपको 1 हफ्ते में 1 बार अगर कर सके आप तो आप उपवास कर लें। उपवास में मैं पूर्ण उपवास नहीं कहूंगा, फलों पर और जूस पर आप रह करके देखें। आप अपने किसी इष्ट के
साथ अपने उस भाव को जोड़ सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई मैं अपने इष्ट के लिए उपवास कर रहा हूं। उनके प्रति श्रद्धा भी इससे आपकी बढ़ेगी और आपके शरीर का पूरा एक रीसेट हो जाएगा, डिटॉक्स हो जाएगा आपका शरीर, ये लाभ मिलेंगे। तो जल 3 लीटर प्रतिदिन पीना है और उपवास सप्ताह में 1 बार फल पे और जूस पे आप कर सकते हैं। इससे आपको और अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। बस मुझे लगता है कि अब ये पूर्णता इस मार्गदर्शन की यहाँ पर होती है और ये मार्गदर्शन आपको बड़े लाभ देने वाला निश्चित रूप से है। आपको भी अनुभव हो गया होगा कि अगर ऐसा जीवन जिया जाए तो क्या कुछ जीवन में नहीं किया जा सकता है। इसके विषय में हम और अधिक कुछ नहीं कहेंगे, बस यही कहेंगे कि आप इस मार्ग पर चलें और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन खुशियों से, सफलता से, आरोग्य से भरा रहे, आप सुमार्गगामी हों और एक इस राष्ट्र के लिए भी बेहतर आधार बने, एक नींव बने और आप अपने परिवार और अपने जीवन को भी बेहतर बना सकें। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।